हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 31 मार्च और 1 मार्च का इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज और एडिटोरियल एनालिसिस हम करेंगे। दोनों ही आर्टिकल्स को हम मर्ज करेंगे, दोनों दिनों की आर्टिकल्स को, और उनको देखेंगे। इसके पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बैक ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठा लें और आज के आर्टिकल्स को ये एनालाइज करने की कोशिश करें कि कहाँ कहाँ फिट कर सकते हैं, कौन कौन से सवाल ऐसे हैं जहाँ पे इन आर्टिकल्स को ऐड ऑन किया जा सकता है, आप उन्हें यूज कर सकते हैं। पहले भी अपने हम डिस्कशन में हम देख चुके हैं जहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि आर्टिकल्स की को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन पेपर उठाइए मेंस के और उनको ऐड ऑन करने की कोशिश करिए कि क्या इनको हम यूज कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाए थे, तो आप आज खुद से प्रयास करिए इस चीज का कि कहाँ कहाँ आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहला आर्टिकल है नॉट नोबल में हम देखेंगे क्या शाह आलम साहब कहना चाह रहे हैं कि राजस्थान में जो राइट टू हेल्थ करके एक बिल पास हुआ, उसके ऊपर वहां के प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। Doctors protest in Rajasthan over a patient-friendly bill show how far the physician is from the people. तो जो बिल पास हुआ उसके ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा था। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश के जो फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो पेशेंट से कितने दूर हैं, लोगों से कितने दूर हैं, वो इस प्रोटेस्ट से दिखाई पड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझने वाली इस आर्टिकल में, उसको हम देखेंगे। कल का आर्टिकल है ये। 21 मार्च को ये बिल पास होता है राइट टू हेल्थ का, और राजस्थान पहला ऐसा स्टेट बन जाता है इस बिल को पास करने वाला। और इसमें एक क्लॉज बोला गया है कि to which any resident of the state will have the right to emergency treatment and care without prepayment at all hospitals and health care centers। मतलब बिना किसी प्रायर पेमेंट के आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट का राइट है, ठीक है। This of course upset the business model on which most private healthcare setup works. The anxiety of the doctors about this clause is twofold. First, to decide what can be classified as a medical emergency, and second, the bureaucratic and the political control and arm twisting when it comes to admitting of reimbursing payment for these patients। तो वो इस बात को उठाते हैं कि जहाँ पे ये हाईलाइट कर रहे हैं कि दो चीजें हैं समझने वाली। पहला तो ये कि उनको डॉक्टर से कोई दुश्मनी नहीं है पेशेंट से, ऑफ कोर्स, लेकिन जो फर्स्ट क्लॉज जिसमें दिक्कत क्या है कि बिना किसी प्रायर पेमेंट के, या फिर विल हैव द राइट टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट एंड केयर विदाउट प्री पेमेंट एट ऑल हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए है। जिसमें पहला जो परेशान करने वाला पॉइंट ये है कि मेडिकल इमरजेंसी का मतलब क्या है, किसी को नहीं पता, इस बिल में क्लासिफाई नहीं किया है, एक्सप्लेन नहीं किया गया है। और दूसरा है कि ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल कंट्रोल की वजह से किसी से पेमेंट बाद में निकलवाना एक समस्या, एक चिंता का विषय हो जाता है, जिसकी वजह से राजस्थान का जो इसके प्राइवेट हॉस्पिटल्स का और सभी हॉस्पिटल्स का कहना चाहिए जो बिजनेस मॉडल है वो खराब होगा। ऑब्वियसली उन्हीं से उनको तनख्वाह मिलती है, वो वहाँ काम करते हैं, उनके पैसे अर्न होते हैं। तो एक सबसे बड़ा कारण ये है। उसके पहले का बैकग्राउंड शाह आलम साहब देते हैं कि राजस्थान की सिर्फ अगर बात करें, ये तो ठीक है, बिल में कमियां हैं, समझ में आता है, एक्सप्लेन की जानी चाहिए, लेकिन उसके पहले राजस्थान के ऊपर जो अभी तक के सर्वे हुए हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को ले ले, या फिर जो नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक और यूनियन मिनिस्ट्री की हेल्थ मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से राजस्थान 19 स्टेट्स में से 16वें स्थान पर है हेल्थ के मामले में। दूसरा, वहां का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितना है, 30.3 हजार बच्चों पे, और नियोनेटल मोर्टालिटी रेट है 20.2 हजार बच्चों पे, जो काफी खराब है और बाकी स्टेट से। उसके अलावा वहां पे 5 डॉक्टर्स हैं 10,000 मरीजों पे, 5 डॉक्टर्स हैं 10,000 मरीजों पे, और जो कि जम्मू एंड कश्मीर में 21 डॉक्टर हैं 10,000 मरीजों पे। मतलब वहां पे जो जो हेल्थ की सिचुएशन है, जो बेसिक बैकग्राउंड से पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि गवर्नमेंट को ऐसा बिल ठीक किया कि ये बहुत ही पीपल फ्रेंडली और एक अच्छा बिल है, राइट टू हेल्थ के लिए बहुत सही चीज है, लेकिन उसके पहले जो बेसिक चीजें हैं वो भी ठीक नहीं है। तो उस केस में अगर ऐसा करती है सरकार, तो प्रैक्टिशनर्स को क्या चाहिए कि वो थ्रेट ना करें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को कि आप प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करें, हमारे बिजनेस मॉडल पे झटका लग रहा है, पैसे कैसे कमाएंगे। तो एक डिस्टेंसिंग सी लगती है जहां पे फिजिशियंस और डॉक्टर्स अगर ऐसा करें तो एक एक चिंता का विषय क्रिएट होता है। जबकि डॉक्टर्स कहना चाह रहे हैं कि जो ये मॉरल कॉम्पस है, जहाँ पे आप मॉरलिटी की बात करते हैं, तो सिर्फ डॉक्टर्स पे ही क्यों है, ये आपके ये पॉलिटिशियंस पे, ये सोशियो कल्चर प्रोफाइल्स पे, ब्यूरोक्रेट्स पे भी चीजें होनी चाहिए। सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स पे ही या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पे ही ये इशू क्यों होता है, सुई क्यों खड़ी हो जाती है, जहां पर सिर्फ उन्हीं के ऊपर सारी कवायद है समाज को ठीक करने की।
The physician in this direct contact with people, society, and the physician are mirror to each other. If the physician of today has to look good in the mirror, she has to be help society look good. The easiest way to make society look good is to bring equality and justice, and this may be at the cost of the physician's ability to earn money. We doctors should not seem to be gathered under the canopy of organizational privileges. तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से एथिक्स के लिए काफी बढ़िया है, जहाँ पे हम जीएस पेपर 4 को कवर करते हैं। एथिक्स में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, केस स्टडी भी आ सकती है, जहाँ पे बिल भी लाना जरूरी है, और एज ए सोसाइटी का एक मिरर होने के नाते जो फिजिशियंस को मानते हैं, डॉक्टर्स को मानते हैं, तो उनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर के भी आता है कि वो प्रोटेस्ट करते हैं, तो इस हालत में क्या करना चाहिए। तो ये जो बिल आया है, ये GS2 के पर्पस इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये आप हमारा 4 और GS1 के पेपर की चीजों को भी कवर करता है, सोशल इश्यूज को भी कवर करता है। तो आप कोशिश करिए इन सारे पैरामीटर्स के क्वेश्चंस को निकालिए और सोचिए कि कहाँ ये आर्टिकल फिट बैठता है। उसके साथ ही आर्टिकल में कहते हैं राजस्थान से RTH इज अ लीगल एंटाइटलमेंट फॉर द पेशेंट विल होपफुली प्रिवेंट मेनी डॉक्टर्स फ्रॉम क्रॉसिंग दैट लाइन. It may be interesting to note that Rajasthan also has one of the highest incidents of violence against healthcare professionals in the country. और ऐसा भी नहीं है कि वहां पर वायलेंस कम है, वायलेंस बहुत ज्यादा है मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट में वायलेंस के नंबर्स भी काफी ज्यादा है राजस्थान में. वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर ऑफ प्रोफेशनल्स इज multifactorial, but at the heart of this violence lies a deep mistrust of patient or the kin of the system in general and the doctor in particular. क्योंकि आजकल का जो समय है, वो जो हमारे समाज सोसाइटी है, वो पैसा अर्न करने की कवायद में आगे ज्यादा है, ना कि सर्विस में, ना कि सेवा करने में, ऐसा ये आर्टिकल में कहा गया है. तो इसी मनी अर्निंग पैराडाइम की शिफ्ट की वजह से ही ये डॉक्टर्स या फिजिशियंस हैं या प्रैक्टिशनर्स हैं, इस सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादा पैसा कमाने के ऊपर ज्यादा इनका टारगेट है. तो आप बताइए, अगर आप सिविल सर्विसेज कहना चाहिए ब्यूरोक्रेट या फिर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, आपका क्या सोचना है कि ऐसा क्या चीज है जो इसमें ठीक करी जा सकती है इस बिल में. मैंने बिल तो नहीं पढ़ा, चाहे तो राजस्थान के जो बच्चे हैं जो वहां का स्टेट पीसीएस देते हैं वो पढ़ सकते हैं बिल को और मेजर की एरियाज को हाईलाइट कर सकते हैं. पर अगर सिर्फ यही चीज जो मेंशन की गई है कि जहां पे बिना किसी प्रीपेमेंट के इमरजेंसी सर्विसेज को लिया जा सकता है, क्या इसके लिए प्रोटेस्ट ठीक है और क्या करेक्शंस हो सकते हैं, इसके लिए आप थोड़ा एनालिसिस करिए और सवालों को निकालिए. इसको अगर कोई पॉइंट आपको चाहिए डिस्कस करने को तो हम कर सकते हैं. नेक्स्ट है पाक कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन सेडिशन लॉ. तो राजद्रोह कानून है पाकिस्तान का, उसको स्ट्राइक डाउन या फिर वहां की सरकार ने या वहां के कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, खत्म कर दिया. रिपग्नेंट टू फंडामेंटल राइट्स सेज लाहौर हाई कोर्ट. लाहौर हाई कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन करा, खत्म कर दिया. अ प्रोडक्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कॉलोनियल रूल हमारे देश में भी है, हम सब जानते हैं. द सेडिशन लॉ वाज इनहेरिटेड बाय द पीनल सिस्टम ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इज आइडेंटिकल इन द टू कंट्रीज. दिस प्रोविजन वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू कर्ब पॉलिटिकल डिसेंट ड्यूरिंग द इंडियाज एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल. और पाकिस्तान और इंडिया तो एक ही भाग थे, पहले सब एक ही थे. तो उस समय जो कॉलोनियल एरा का ये रूल था, जिसको सेडेशन लॉ कहते हैं, राजद्रोह कानून, उसको स्ट्राइक डाउन या खत्म कर दिया गया. ये इंडिया में भी है, उसकी वजह से कई केसेस पहले भी हो चुके हैं. पाकिस्तान में उसको खत्म किया गया. तो हमारा जो आर्टिकल 15, 16, 17, 19 का जो हमारा जो कानून है, और ऑलमोस्ट इंडिया और पाकिस्तान के कानून कहीं कहीं काफी मिलते हैं. तो उस लिहाज से आप इस आर्टिकल को लेकर के आप GS2 में सर्च करिए कि ऐसा पहले कौन सा सत्र रहा है, किस साल में इसके ऊपर सवाल पूछे गए हैं, और इस आर्टिकल को मर्ज करने की कोशिश करिए. सिर्फ इसको पढ़ लेने से हमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल या कहना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स पता चलेंगे, पर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स को देखिए इंडिया के लिहाज से, और देखिए कि हमारे देश में कौन कौन से लॉ हैं, सेडेशन लॉ कहलाते हैं, सेक्शंस कौन कौन से हैं, और क्या उनको स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है. और अगर ऐसा है तो अभी तक कितने ऐसे केसेस हैं जो ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस में हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार, आप उनको उठाने की कोशिश करिए. नेक्स्ट है सेंटर हाइक्स इंटरेस्ट रेट ऑन मोस्ट स्मॉल सेविंग्स स्कीम फॉर अप्रैल जून. दूसरा आर्टिकल यहाँ पे है फिस्कल डेफिसिट एट 83% ऑफ रिवाइज एस्टिमेटेड या RE इन अप्रैल फेब टू मीट टारगेट. ठीक है, इसको हम एक एक करके देखेंगे.
नाउ पहला है सेंट्रल हाइक्स इंटरेस्ट रेट ऑन मोस्ट स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर अप्रैल जून। अच्छा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि दो तरह की पॉलिसीज होती हैं। पहला होता है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, और दूसरी होती है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी गवर्न की जाती है आरबीआई के द्वारा और फिस्कल पॉलिसी गवर्न की जाती है सरकार के द्वारा। अब इसको पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे अनाउंस एन इंक्रीज ऑफ 10 to 70 basis point interest rate for the most small saving scheme for the April-June quarter amid rising interest rate and yields on the government securities. Though the interest rate for the public provident fund scheme remained unchanged for the 11th consecutive odd quarter. अब कहना क्या चाह रहा है आर्टिकल कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने इंटरेस्ट रेट को, जो स्मॉल सेविंग्स होती हैं, मतलब सेविंग्स का मतलब फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, राइट, उनके परसेंटेज को बढ़ाया। अब यहाँ देखिए चेंजेस क्या क्या हुए हैं। सेविंग्स डिपॉजिट आ गया ना, डिपॉजिट मतलब एफडी, सेविंग्स डिपॉजिट भी कहते हैं उसको। तो ये बढ़ गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, देखिए नंबर्स बढ़ा दिए गए हैं। कहीं कहीं अनचेंज भी आपको दिखाई देंगे, कहीं कहीं ज्यादा दिखाई देंगे। तो सीनियर सिटीजन में मंथली, नेशनल सेविंग स्कीम, पीपीएफ, किसान, सुकन्या, तो इन सब में जो है परसेंटेज बढ़ा दिया गया है, और जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है उसका परसेंटेज सेम रखा गया है। Now this is the third consecutive quarter where the finance ministry has hiked the interest, और तीसरी बार ऐसा हो रहा है consecutive quarter जिसमें इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया। For April June interest rate 5-year recurring deposit had been hiked 6.2%। अब आप कहें कि मैं इसे क्यों पढ़ूं, से क्या फायदा होता है? तो ध्यान देने वाली बात है कि सरकार जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो वो किसके लिए बढ़ा रही है? सिटीजन्स के लिए, हम सबके लिए। तो जब हमारे इंटरेस्ट ज्यादा होगा, सपोज करिए सरकार ने आपसे कहा कि अगर आप 5 साल के लिए पैसा डिपॉजिट करते हैं, सवाल कहाँ है कि कहाँ डिपॉजिट होगा? बैंकों में होगा, ऑफ कोर्स, ठीक है, बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं ना हम। तो अगर बैंक में हम 5 साल के लिए पैसा डिपॉजिट करते हैं तो पहले हमें 7% का इंटरेस्ट मिल रहा था, अब 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज ज्यादा मिलेगा। तो सरकार ने आपसे कहा बैंकों में जमा करो, ठीक, ये कह रही है सरकार। Now, the change have come amid high inflation rate and a rising interest rate cycle. The key policy rate has been hiked by RBI by 250 basis points since May. ठीक है, दूसरी बात क्या है कि RBI ने भी अपने इन्फ्लेशन को, हाई इन्फ्लेशन के चलते इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी गवर्न करती है आरबीआई और फिस्कल पॉलिसी गवर्न करता है सेंटर। द इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स आर रीसेट ऑन क्वार्टरली बेसिस इन द लाइन विद द मूवमेंट इन बेंचमार्क गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ सिमिलर मेच्योरिटी। टिपिकली स्मॉल सेविंग्स रेट्स आर लाइक टू यील्ड ऑन बेंचमार्क। ठीक है, इसमें नहीं जाते। तो गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाना चाहिए। तो बैंकों में अगर आप पैसा रखते हैं या किसान विकास पत्र खरीदते हैं, पीपीएफ में पैसा रखते हैं, जो सब वो अनचेंज रहा है, पीपीएफ का पैसा सेम रहेगा। मंथली इनकम आप रखते हैं, नेशनल सेविंग स्कीम में जाते हैं, तो अगर आप यहाँ वहां जो भी बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, जी से का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शब्द कहीं देख रहे होंगे आप यहाँ पे, हाँ, जी से का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब कोई डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट आपसे कह रही है कि हमसे लीजिए, हम आपको ज्यादा इंटरेस्ट देंगे। तो क्या हो रहा है एक्चुअली, आपसे पैसा, जो आपका पैसा है वो आपकी पॉकेट से सीधे गवर्नमेंट के पास जा रहा है। उस केस में क्या है, आपको बदले में ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, पैसा आपको बढ़ के मिलेगा, और गवर्नमेंट से मिल रहा है या एफडी से मिल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। समझने वाली बात क्या है, इसे मोटा माटी ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कवायद है फिस्कल पॉलिसी, जहां पे मार्केट में जो पैसा है, जो लोगों के पास जो सेविंग्स है, जो पैसा है जिससे वो खरीदारी करते हैं, उसको वापस सिस्टम में लाया जा रहा है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल का ये भी एक मेथड है। क्योंकि हम सब समझ रहे हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ज्यादा जा रहा है, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स अभी काफी समय से स्टेबलाइज है, ठीक है, मतलब ज्यादा हाई भी नहीं है, लो भी नहीं है, पर सीपीआई कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो अगर सीपीआई का मतलब कि फुटकर में, रिटेल में लोगों के पास ज्यादा खरीदारी करने का पैसा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये एक स्टेप माना जाता है। नेक्स्ट है कि फिस्कल डेफिसिट एट 83% ऑफ आरई इन अप्रैल फेब टू मीट टारगेट। द सेंटर्स फिस्कल डेफिसिट एट 82.8% एट द रिवाइज्ड एस्टिमेट, आरई लिखा हो ना, रिवाइज्ड एस्टिमेट इन अप्रैल फेब और 22-23 वाज मॉडेस्टली हायर देन 82.7%। अभी आप देखते हैं कभी कभी नंबर्स आते हैं, कभी कभी परसेंट आता है। ध्यान दीजिएगा कि फिस्कल दो शब्द यहाँ यूज हुए हैं, डिस्कस ये बात कर चुके हैं, फिस्कल डेफिसिट और लिखा हुआ है कैट, करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि आपका ट्रेड, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि आपका जो ट्रेड में इंपोर्ट क्या है, इंपोर्ट कम है और आपका एक्सपोर्ट
सॉरी इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट आपका कम है, मतलब हम ज्यादा माल मंगाते हैं कम माल बेचते हैं, वो बनता है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट भी सेम चीज है। देखो डेफिसिट का मतलब कम ही होना है, फिस्कल का मतलब क्या है, वो पॉलिसी जो सरकार देख रही है। सरकार मेजोरिटी में क्या चेक करती है, जहां पे पैसा ज्यादा आए और उसका जो एक्सचेकर होता है ना, एक्सचेकर जो शब्द यूज होता है मतलब जो हमारा सरकारी खजाना है, तो उस वो जो एक्सचेकर होता है वो हमेशा प्लस में रहे। जब प्लस में रहेगा तभी पॉलिसी में पैसा लगा पाएंगे ना। तो एक्सचेकर जो शब्द यूज होता है मतलब राजकोषीय, राजकोषीय घाटा नहीं होना चाहिए ना, राजकोषीय सरप्लस होना चाहिए। तो हमारे देश में एक्सचेकर जो है वो माइनस में जा रहा है, प्लस की जगह माइनस जा रहा है। तो ये ठीक रहे इसलिए फिस्कल डिपॉजिट का डेटा सरकार बराबर पेश करती रहती है, दिखाती रहती है। उसके बाद आता है करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब यही होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दो तीन चीजें और जुड़ जाती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वो करंट अकाउंट में चली जाती हैं। ठीक है, करंट अकाउंट का मतलब वो है कि इसमें बराबर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहता है और नंबर्स आते रहते हैं। जरा उसमें उसको डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं, आज मैं आपको नहीं दिखाई, आप खुद एक्सप्लोर करिए। अब आप जीएस3 में याद रखिएगा, जीएस3 में वो सवाल निकालिए जहां पे करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट पे कई सवाल पूछे गए हैं जीएस3 में। और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि क्या ये सेंटर जब इंटरेस्ट रेट हाई करता है क्या वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है या नहीं होता है। सवाल आए हैं, प्री में पूछे गए, मेंस में भी पूछे गए। उसके बाद सरकार कहती है कि जो 82.8% था रिवाइज एस्टिमेट अप्रैल फरवरी का, वो थोड़ा सा ज्यादा है, 82.8 या 7 की लमसम जा रहा है, मतलब हमारा जो नंबर्स है थोड़े हाई जा रहे हैं। और ड्यूरिंग द फर्स्ट 11 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल 23 नेट टैक्स रेवेन्यू रिपोर्टेड हाईली ग्रोथ, और टैक्स रिपोर्ट में हाई नंबर ज्यादा ऊपर नीचे गए। अच्छा, इस पूरे ही नंबर्स में समझने वाली बात यह है कि आपको फिस्कल डेफिसिट पता होना चाहिए, करंट अकाउंट डेफिसिट पता होना चाहिए, और सरकार की कौन कौन सी पॉलिसीज होती हैं इनको कम करने की, ये भी हमको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि फिस्कल पॉलिसी एक शब्द बताया जो सरकार कंट्रोल करती है या गवर्न करती है, दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी जो बैंक या आरबीआई गवर्न करती है। दोनों ही आपको पता होनी चाहिए अपने जीएस3 वाले सिलेबस में, जहां से भी आप पढ़ते हो उसको रिवाइज करते चलिए। ठीक है, नाउ आर्टिकल दूसरा है जो आज के पेपर में छपा है, नो वर्किंग वुमेन प्लीज। इस आर्टिकल को फरजाना अफरीदी, अभिषेक अरोरा, दिवा धर और कनिका महाजन ने लिखा है। और ये सब आफरीदी जो है वो आईएसआई दिल्ली ऑन हेड डिजिटल प्लेटफॉर्म विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रोग्राम में है, प्रोफेसर है। उसके बाद बाकी के जो भी आप पिक्चर्स देख रहे हैं सभी प्रोफेसर ही हैं जिन्होंने एक डेटा कलेक्ट किया, हमारे सामने पेश किया। ये जो आर्टिकल है वो सोशल इश्यूज में काफी इंपैक्टफुल रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसे महिलाओं के ऊपर एक बात कही गई है, डेटा पेश किया गया है, विमेन एम्पावरमेंट में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो पहली लाइन पढ़ते हैं, ये कहना चाह रहे हैं द मैरिज मार्केट penalizes women who work and in doing so limits their choice। मतलब जो मैरिज मार्केट जो है, जो शादी की जो बाजार है भारत में, वो पेनलाइज क्या करती है, वुमन हु वर्क जो काम करना चाहती हैं, एंड इन डूइंग सो लिमिट्स देयर चॉइस, उनकी चॉइसेस को भी लिमिट करता है। ठीक है, फिर से इसको देखते हैं, द मैरिज मार्केट पेनलाइज वुमेन हु वर्क एंड इन डूइंग सो, जो काम करना चाहती हैं, जो कर रही हैं, और जो अपनी उनकी चॉइसेस होती है उनको लिमिट करती है शादी की बाजार। क्यों ऐसा है, क्योंकि अभी 2018 के नंबर्स के हिसाब से शादियों के नंबर्स बढ़ रहे हैं, शादियों के नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन जो जेंडर रिपोर्ट है, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट है, उसमें इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और महिलाओं के जो नंबर्स की जहां बात होती है, अवसरों की, वो नंबर्स गिर रहे हैं। शादियां तो खूब हो रही हैं लेकिन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन गिर रहा है, जो एक समस्या है। अगर सस्टेनेबल जो एसडीजीज हैं, सस्टेनेबल गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो यूएन के, उनमें अगर हम जेंडर गैप की बात करें तो हमारा भारत का नंबर काफी खराब है। अगर आप देखें men above 35 years ever married, India was ranked 143 out of 146 countries in 22 in the global gender gap report। ठीक है, तो 146 देशों में हमारा नंबर 143वां है। In contrast to countries with similar income, education and fertility levels में female labor force participation rates in urban India 24% continue to be lowest। और फर्टिलिटी में, मतलब फर्टिलिटी में, साथ ही साथ एजुकेशन में, इनकम में, सब में भी हमारे नंबर्स काफी खराब है। ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 17-18 के हिसाब से बोला गया। ठीक है, तो शादियां तो बढ़ रही हैं लेकिन जो काम करने का जो इच्छा है वो भी सप्रेस करती जा रही है। साथ ही साथ जो महिलाएं जो मैस्कुलिन जॉब करना, मैस्कुलिन का मतलब होता है वो काम जो मर्द ज्यादा करना पसंद करते हैं, उनमें भी नंबर्स हमारे काफी महिलाओं के खराब है।
क्यों? क्योंकि शादी के बाद उनको स्कूल की जॉब एज अ टीचिंग जॉब भी करनी पड़ती है, क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है काम करने का। और जो जो मैस्कुलिन या जॉब है जहाँ पे आपको वो काम करना है जो ज्यादा चैलेंजिंग है, यहाँ पे ज्यादा आपको वहां पे वर्किंग आवर्स देने पड़ते हैं, वहां समस्या आती है महिलाओं को काम करने में। ठीक है, ये बात को हाईलाइट करते हैं। तो इसका तभी इसका आर्टिकल भी है, नो वर्किंग वुमेन प्लीज। तो हुआ क्या, इन लोगों ने, इन चारों लोगों ने अपने जो जो भी इनके स्टाइल ऑफ वर्किंग है, उन्होंने वेबसाइट पे, एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे एक आईडी क्रिएट, कई सारी आईडीज क्रिएट करी, यहाँ लिख भी रहे हैं वो। फॉर प्रोफाइल्स ऑफ वर्किंग वुमेन वी फर्दर वेरीफाइड देयर ऑक्यूपेशन इज ईदर फेमिनिन और मैस्कुलिन। कई सारी आईडीज बनाई जहां पे उन्होंने शादी के लिए फेक प्रोफाइल्स बनाई, और उन्होंने मेल और फीमेल दोनों की प्रोफाइल्स में अकॉर्डिंगली जो मार्केट में बाजार जो है अभी शादी का, उसके लिहाज से डेटा डाला। और डेटा से ये निकल के आया कि जो लड़कियां जो जॉब करती हैं या करना चाहती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट कम है, और जो लोग काम नहीं करना चाहती हैं या ऐसा काम करती हैं जो बाद में मॉडरेट हो सके, उनकी जॉब के, उनकी एजुकेशन के हिसाब से, बीए एमए या जो भी इनकी कास्ट के हिसाब से, उनको कम ज्यादा प्रेफरेंस दी गई। मतलब वर्किंग वुमेन्स की प्रेफरेंस कम है और नॉन वर्किंग की प्रेफरेंस ज्यादा है। सो इससे क्या पता चलता है हमको, द मैरिज मार्केट पेनल्टी वी डॉक्यूमेंट लाइकली कॉन्ट्रीब्यूट टू इंडियाज पर्सिस्टेंटली लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एंड हाई levels of occupational segregation by gender. This segregation may also perpetuate the gender gap in earnings because feminine occupations pay 30% lower daily wages on average than male-dominated masculine occupations. A developing country like India seeking to achieve rapid economic growth and can ill afford education women staying out of the workforce, changing the norms and attitudes of men besides women is critical to increasing women's participation and reducing their occupational segregation. तो काम ना कर पाना, सैलरी कम मिलना तो एक अलग घटना है, लेकिन जो उनको मेन स्ट्रीम से अलग ले जाना बिकॉज दे आर विलिंग टू मैरी विद दैट लेडी जो जॉब नहीं करती है, ये अपने आप में एक अलग तरीके का सप्रेशन है। सो ये जो इश्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि अभी कुछ दिन पहले सवाल पूछा गया था जहां पे ये कहा गया कि वर्क फ्रॉम होम के जो कवायद चालू हुई, जहां पे लोग कोविड के बाद से घर से काम करने लग गए, वो कितना सक्सेसफुल है वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने में। सवाल आया था वर्क लाइफ बैलेंस को के लिए वर्क फ्रॉम होम किसी के लिए कितना सक्सेसफुल है। उसी तरीके से अगर आपको सोसाइटल नॉर्म्स को बैलेंस करना है, तो सोसाइटल नॉर्म्स को बैलेंस करने के लिए नॉन वर्किंग वुमेन का होना कितना ठीक है, और वर्किंग वुमेन के होने से क्या क्या नुकसान है, ये सोशल इश्यूज वाले में आराम से पूछा जा सकता है। इसको आप ऐसे के तौर पे और साथ ही साथ क्वेश्चन राइटिंग में यूज कर सकते हैं। मेरी समझ से आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट। ना नेक्स्ट है जो आपके कल्चर वाले सेक्शन को कवर करेगा। सर्च आपको करना है क्योंकि प्री में सवाल बहुत पूछे जाते हैं इस तरीके के कि ये कहाँ मिला, ये टेराकोटा की कौन सी मूर्ति कहाँ मिली और किस एरा की है। ये न्यूज तो कुछ और है पर पूछा कुछ और जा सकता है। क्या, आफ्टर कोर्ट इन न्यूयॉर्क ऑर्डर सीजर एमईटी, ये वहां के एमईटी का फुल फॉर्म लिखा है मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, न्यूयॉर्क की बात हो रही है, सेल्स विल ट्रांसफर 15 एंटीक टू इंडिया। तो 15 एंटीक्स को भेजा जाएगा इंडिया में। ये डिस्कशन क्यों हुआ, ये न्यूज क्यों आ रही है, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया था बड़ा, और इसका पहले एक आर्टिकल आ चुका है, हम उस वक्त के भी एंटीक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 4 एंटीक्स फिर भेजे, 4 एंटीक्स की पिक्चर जो दिख रही है, इसमें से 17 जो टोटल में आए हुए हैं, 15 एंटीक्स को वापस भेजा गया है। 4 की पिक्चर है और हो सकता है प्री पूछ लिया जाए, प्री में एज पूछते हैं, वो पिक्चर्स नहीं भी होंगी तब भी पूछ लेंगे। तो क्या मिला है, एक सेलेस्टियल डांसर मिली है स्टैंडस्टोन की, 11th सेंचुरी मध्य प्रदेश की। रैटल फॉर्म ऑफ क्रोचिंग यक्ष की, एक रैटल फॉर्म की क्रोचिंग यक्ष की मूर्ति मिली है टेराकोटा की, 1st सेंचुरी बीसी बंगाल में। परिकारा ब्रास इनलेड विद सिल्वर एंड कॉपर की जो है एक मूर्ति मिली है गुजरात में 1449 एडी की। और हार्डवन फ्लोरल स्टाइल टेराकोटा का भी एक टुकड़ा मिला है 3 और 4 सेंचुरी जम्मू एंड कश्मीर। तो ये टेराकोटा और ये जो जितनी चीजें हैं, जो टाइम लाइन है ना, 1st सेंचुरी 1449 एडी गुजरात, 3rd to 4th सेंचुरी, इसके आसपास के जितने भी राजशाहियां थी, कौन कौन राज कर रहा था, किसका समय चल रहा था, कौन से राजा थे, कौन सा एरा था, वो सब आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये इसके रास्ते कुछ और पूछ लिया जाए, और सीधे ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ मिली है और कौन से राजा के काल की है। ये आपके कल्चर वाले सेक्शन में इंपॉर्टेंट हो सकती है। मतलब आप GS 1 में इसको देखें, मेंस में सवाल उठा करके, और प्री भी देख लें, ऐसे सवाल कई बने हैं जहाँ पे
कि एक डांसिंग फॉर्म पूछा गया जहाँ पे एक्शंस बताए गए कि हाथ तिरछा और सर तिरछा पैर टेढ़ा, तो उस केस में ये कौन सा डांसिंग फॉर्म है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि एक स्टैंड स्टोन सेलेस्टियल डांस की मूर्ति मिली है किस सेंचुरी में, या किन किन सेंचुरीज में ऐसी मूर्तियां पहले मिली हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस में पहले भी एक आर्टिकल आया था, मुझे डेट याद नहीं है, हो गया टाइम, उसमें भी इस तरह की कुछ मूर्तियां मिली थी, एंटीक्स जो कहते हैं, भेजा गया था भारत, उसमें वो भी मैंने डिस्कस किया था, तो पूछा जा सकता है। तो आप इसको तैयार करिए अपने प्री और मेंस के लिहाज से, ठीक है। और सवाल आप निकालिए, अगर कुछ मदद चाहिए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। तो ये था हमारा आज का न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस कल की और आज की। I hope it is informative to you. If it is not, then too you can comment me back, because your effort is my success. So keep posting, keep texting, and keep sharing these videos to your colleagues, your friends, those who are preparing for civil services. I hope it is helpful. और मिलेंगे नेक्स्ट न्यूज एनालिसिस में।